नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। आमतौर पर मॉनसून जून में शुरू होता है और सितंबर के पहले सप्ताह में लौटना शुरू कर देता है, लेकिन इस साल देश भर में सितंबर में औसत बारिश 247 मिलीमीटर तक हुई है, जो कि सामान्य से 48% अधिक और 1901 के बाद तीसरी बार सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी भारत के कई राज्यों में बारिश के बाद बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। कृषि पर निर्भर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सालाना मानसून की बारिश बेहद महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जब वो समय पर हो। अच्छी फसल के लिए सिर्फ जरूरी नहीं कि मानसून समय पर आए, बल्कि ये भी जरूरी है कि समय पर वो लौटे भी। सितंबर के आखिरी और अक्टूबर में भारी बारिश से खरीफ की फसल को भारी नुकसान की आशंका है और मौजूदा फसल चक्र के हिसाब से जून, जुलाई और अगस्त में अच्छी बारिश के चलते खरीफ की फसल अच्छी होती है, लेकिन मानसून के देरी से आने और देर तक बारिश होने से किसानों के लिए इस फसल में क्या नुकसान ज़्यादा हो सकता है और फसलों के लिए क्या ये वाकई नुकसानदेह है या लाभदायक होगा, और इससे एग्रीकल्चर के टोटल प्रोडक्शन पे किस तरीके का इम्पैक्ट के प्रभाव हम देखेंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बदलते मौसम के बीच किसानों को अपना नज़रिया, अपना फसल चक्र बदलने की ज़रूरत है। समझेंगे चार खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दुष्मंत रंजन पटनायक हैं, साइंटिस्ट हैं, आप आईएमडी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर JPS रवाज साहब हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, सेंटर फॉर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड ट्रांसफर से। आपका स्वागत है सर। हमारे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी हैं, हेड एंड प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड डिवीजन ऑफ एग्रोनॉमी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से। और डॉक्टर SK मल्होत्रा हैं, एग्रीकल्चर कमिश्नर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन फार्मर वेलफेयर। आपको भी स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूँगा पटनायक साहब आपसे कि सितंबर की बारिश के रिकॉर्ड सामने हैं और कहा जा रहा है कि तीसरी बार 1900 के बाद इस तरह के दिख रही है। 200 से ज़्यादा मिलीमीटर, 247 मिलीमीटर की बारिश इस मौसम में, ये अनयूजुअल ज़रूर है, लेकिन क्या ये 5, 10, 15 साल में एक आध बार ऐसे आंकड़े हैं या फिर ये ट्रेंड लगातार सितंबर में ज़्यादा बारिश का बढ़ा है पिछले कुछ 1 या 2 दशक में कहूँ? जैसे कि आपने बताया सितंबर महीना ये हमारा मानसून सीजन का लास्ट मंथ है। अगर सितंबर महीने को हम रेनफॉल देखेंगे तो उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन, जो वेरिएबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा है। 23 से 24% उसका नॉर्मल वेरिएबिलिटी है। इसलिए सितंबर रेनफॉल में बहुत वेरिएबिलिटी होना बहुत अस्वाभाविक नहीं है। और इस साल जैसे कि है रिकॉर्ड आज के फिगर में अगर देखेंगे तो 30 सितंबर तक, सीजन एंड होने तक, इसका जो सितंबर रेनफॉल हो गया 52% अबव नॉर्मल हो गया, +52। कल तक 48 था, आज 52% हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन 1901 से हो सकता है तीसरा था कल तक, हो सकता है इसका रिकॉर्ड अगर चेक करेंगे तो बताएंगे, या 2 स्थान में भी आ गया होगा। तो ये सितंबर वेरिएबिलिटी जो है, ये हम उसको इसलिए बहुत अनयूजुअल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे हम मानसून सीजन के बिगिनिंग में हमने एक डिस्कशन में भी ये बोला था ये चीज़ कि दिस ईयर इनिशियली जो जून महीने में एलिनो था, एंड एलिनो के कारण जून मानसून रेनफॉल बहुत ख़राब हुआ, एंड उसमें -32% जून का था। जुलाई 15-20 तक भी वो नेगेटिव रेनफॉल चला, लेकिन जुलाई एंड के बाद मानसून में उत्तर आया है। इसका 2-3 कारण भी है, जैसे कि एलिनो जो नेगेटिव इम्पैक्ट करता है हमारे मानसून को, वो धीरे धीरे नॉर्मल के तरफ आ गया। दूसरा जो कंडीशंस है, जो इंडियन ओशन डाइपोल, वो पॉजिटिव के तरफ आ गया। एंड अगर हम देखेंगे अगस्त एंड सितंबर में लगातार हमारा लो प्रेशर सिस्टम, जो कि काफ़ी रेनफॉल देता है सेंट्रल इंडिया में, वो बनता गया। तो इसी के कारण सेकेंड हाफ जो अगस्त एंड सितंबर में काफ़ी बारिश हुआ है। लेकिन अगर पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को देखें तो क्या ये ट्रेंड बढ़ता दिख रहा है? हालांकि इस साल बहुत ज़्यादा है, लेकिन पिछले अगर 8 से 10 साल के आंकड़े देखें, वहाँ पर भी धीरे धीरे मैं कहूँ कि मानसून देरी के साथ आता है। शुरुआत के 2 महीनों में बारिश औसत से कम होती है और आखिरी के महीनों में वो कवर करती है। आखिरी के 2 महीने में जो कवर हुआ, ऐसा भी हुआ है। 83 में ऐसा हुआ था, जिसके बारे में अभी चर्चा भी हुआ है। जिस साल एल नीनो जो है, वो एल नीनो अगर पहला
सीजन का बिगिनिंग से अगर वो डिक्रीजिंग ट्रेंड नॉर्मल के तरफ बढ़ता है तो उसी टाइप का कंडीशंस में देखा गया है कि सेकेंड हाफ में काफ़ी बारिश हो जाता है। ये दिस ईयर भी ऐसा कंडीशन था कि एल नीनो जो था जून में था, लेकिन वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा था, नॉर्मल हो गया जुलाई आते आते मिडिल ऑफ जुलाई के बाद, एंड उसके बाद बाकी जो कंडीशंस होता है वो फेवरेबल हो गया इंडियन ओशन डाइपोल। रवा साहब, अब सवाल ये कि अगर जून या जुलाई के महीने में औसत से कम बारिश उत्तर भारत के कई राज्यों में कहूँ, मानसून का देरी से आना, उसका शुरुआती 2 महीने में सामान्य से कम बारिश का रहना, और सितंबर के महीने में औसत से, जैसा कि कहा टैंक साहब ने, कि 50 से 52% तक अधिक बारिश एक महीने में, ये इस दरमियान जो फसलें बोई जाती हैं उसके लिहाज से क्या उनके लिए लाभदायक है, हानिकारक है, किस तरीके का संकट है ये? नहीं, जैसा कि अभी मौसम चल रहा है कि जो शुरुआत जो थी वो थोड़ी लेट हुई और देरी से हुई, लेकिन हमारे देश में काफ़ी कुछ एरिया सिंचित है तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत आती नहीं है। लेकिन जो वर्षा आधारित क्षेत्र है वहाँ पे अगर देरी से बारिश होती है तो बुआई पे फर्क पड़ता है, और अगर बारिश देर तक होती है तो भी हमारी कटाई पे फर्क पड़ता है। जैसे कि जितनी भी अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी जो जल्दी पकने वाली धान की इसमें है, अगर वहाँ बारिश ज़्यादा होती है तो उनको दिक्कत आती है। इसी तरह से कुछ एरिया हमारा सोयाबीन का है, उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत आई है मध्य प्रदेश में, क्योंकि बारिश काफ़ी हुई है। और कुछ फसलें ऐसी जिनको कम बारिश चाहिए, कुछ फसलें ऐसी जिनको ज़्यादा बारिश चाहिए। जितनी हमारी दलहनी फसलें या तिलहनी फसलें हैं इनको कम बारिश चाहिए, जहाँ पे कम बारिश आती है और ठीक समय समय पर बारिश हो जाती है, उसका ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो अच्छी पैदावार मिलने की पूरी संभावना रहती है। जैसे कि हम इस बार देख रहे हैं कि जितना भी दिल्ली और हरियाणा का आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा नॉर्मल रहा है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, जिसकी वजह से फसलें अच्छी हैं। लेकिन हाँ, जितना हमारा ईस्टर्न भारत है और हमारा कुछ सेंट्रल इंडिया में भी जहाँ पे बारिश अभी हो रही है तो वहाँ पे कुछ नुकसान की संभावनाएं हैं। लेकिन कितना नुकसान हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है, इसका टोटल आकलन होगा टोटल डाटा के बेस पे कि हमारी कितनी फसलें कब कब हुई और किस किस क्षेत्र में किसके कौन कौन से हालात हैं। तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितना नुकसान हुआ, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से हालात मैं कहूँ, उत्तर प्रदेश की मैं कहूँ, बिहार में इस वक्त दिख रहे हैं, मध्य प्रदेश में दिख रहे हैं, राजस्थान के कुछ ज़िलों में दिख रहे हैं, हम आंकड़े पर ना जाएं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि पिछले 4 महीने की जो फसल का साइकिल था वहाँ पर एक बड़ा डेंट, एक बड़ा नुकसान उसकी आशंका है। हाँ, कुछ ऐसे आशंका है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे जहाँ पे उसकी भरपाई भी हो रही है। जैसे अगर हम तेलंगाना की बात करें, कर्नाटका की बात करें, आंध्रा की बात करें, या हम इवन तमिलनाडु की बात करें कि वहाँ पे एक बड़ा नॉर्मल रहा है। हाँ, जो मुख्य चिंता का विषय है वो है हमारा ईस्टर्न इंडिया और हमारा कुछ सेंट्रल इंडिया, जहाँ पे बारिश अभी भी हो रही है और जहाँ पे बाढ़ जैसे हालात बने हुए, वहाँ पे जरूर चिंता की कारण है। विनोद जी, क्योंकि जो हम किसानों के और ख़ासतौर पर उत्तर भारत के जिन राज्यों में ये देरी से मानसून इस बार दिखा या पिछले 3 या 4 साल के साइकिल में रिवर्स कर रहा है, बार बार ये दिखता है, पैटर्न जो दिख रहा है, ये इस पूरी फसल के लिए, खासतौर पर खरीफ की फसलों के लिए आपको लगता है कि असमान सा है और अब किसानों को चिंता करने की ज़रूरत है, या किसानों को अपने साइकिल पर सोचने की ज़रूरत है, या जो क्रॉप पैटर्न है उस पर सोचने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो अभी ट्रेंड अभी हमारे मेट्रोलॉजिस्ट ने भी बताया और हम लोग भी इसको देख रहे हैं, बहुत मामूली शिफ्ट तो महसूस किया जा रहा है, जैसे 1 सप्ताह या 1 पखवाड़े का अंतराल। जहाँ तक उत्तर भारत की बात है, यहाँ पर फसलों की बुआई आम तौर पर, अगर पंजाब हरियाणा को हम छोड़ दें, तो मुख्य फसल जो धान की है उसकी बुआई जुलाई के प्रथम सप्ताह में आरंभ होती है। बाकी पंजाब हरियाणा में यह फसल 15 जून से आरंभ हो जाती है। तो पंजाब हरियाणा में देखा जाए तो सिंचाई के बहुत साधन हैं, उसके आधार पे यह निर्णय लिया गया कि ये पहले शुरू की जाए। और बाकी क्षेत्रों में वर्षा पर आधारित जहाँ खेती है, तो यह धान की रोपाई जुलाई के प्रथम पखवाड़े से लेकर जुलाई के अंत तक चलती है और वहाँ पर दीर्घकालीन धान की फसलें उगाई जाती हैं जो 150 से 160 दिन की होती हैं। वहाँ पर कटाई जाके कहीं अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर प्रथम सप्ताह में होती है। तो उन फसलों में जहाँ पे लंबी अवधि की धान की फसलें हैं, यह बरसात जो हुई है, अगर बाढ़ की स्थिति न हो, लेकिन इस बरसात का कई जगहों पे अच्छे परिणाम भी आपको देखने के मिल सकते हैं, या सितंबर में जो रेन हो रही है उसके फायदे में, क्योंकि इस समय पौधा रिप्रोडक्टिव फेज में होता है, दाने बनने की दशा में होता है। हाँ, जहाँ तक दलहनी की फसलों की बात है, वो जून के महीने में यहाँ बुआई होती है। दलहनी की फसलों में अभी हमारे साथी ने बताया इस बात को कि वहाँ पर निश्चित रूप से नुकसान संभव है, लेकिन
फसल चक्र में बदलाव, चूंकि फसल चक्र केवल बरसात से नहीं निर्धारित होता, उसके लिए तापक्रम क्या होनी चाहिए, आर्द्रता, मिट्टी की कंडीशन, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो वो इतनी आसानी से नहीं, प्रजातियों में बदलाव संभव है। जो प्रजातियां थोड़ा देर से लगाई जा सकें, ऐसी प्रजातियां वैज्ञानिकों ने विकसित की हैं, उनको हम ला सकते हैं, या हमारी फसल की उगाने की तकनीकी में बदलाव किया जा सकता है। जैसे हम तो और समतल भूमि पर खेती करते रहे हैं, लेकिन अभी एक ऐसी मशीनें बनाई गई हैं जो बेड प्लांटर उसको हम कहते हैं। तो एक मेड़ों के ऊपर उसी फसल को, जैसे अरहर एक बहुत सेंसिटिव क्रॉप है पानी के लिए, तो अगर आप बेड प्लांटिंग के ऊपर अरहर को उगाते हैं तो पानी कितना भी रेन हो, जो बीच में नाली बनती है उससे वो ड्रेन होकर बाहर निकल जाएगा और हमारी अरहर या कोई भी दलहनी या तिलहनी फसल है उससे बच जाएगी। तो ऐसी दशा में हम अगर कृषि क्रियाओं में बदलाव लाएं, प्रजातियों में थोड़ा बदलाव लाएं, तो हम काफ़ी हद तक इस तरह की असामयिक वर्षा से निजात पा सकते हैं। अब अगर हम तकनीक को बदलें और नए तरीके के खेती के जो तरीके हैं उनको अगर किसान अपनाते हैं, तो अगर ये नुकसान की जो आशंका है ये मुनाफे में तब्दील हो सकती है। बिल्कुल, हम इसको बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं कि जो फसलें धान की विशेष करके 1509 एक प्रजाति है, बहुत बड़े स्तर पे उगाई जाती है। संयोगवश ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही उगाई जाती है। इस जीआई क्षेत्र हमारा उसके बाद नहीं है। तो बाकी जो प्रजातियां हैं वो सब दीर्घकालीन हैं। तो इसका बहुत हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई कुप्रभाव पड़ने वाला है। हाँ, फसल धान लंबे समय तक अगर डूबी रहेगी तब नुकसान होगा। इसलिए यहाँ पर सुझाव ये है कि जहाँ पर अगर बाढ़ की स्थिति है, जल भराव ज़्यादा है, तो उस पानी को निकालने की तुरंत व्यवस्था करें, तो उससे भी बचा जा सकता है। तो साहब, सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से अगर इस पैटर्न को हम रेगुलर न मानते हुए अनरेगुलर भी कहें, तब भी ईयरली किसानों को अपनी फसल कौन सी वैरायटी बोनी है, कितने महीने वाली बोनी है, इसके लिए तैयार रहना होगा। उस बदलाव को मैं कहूँ कि खेती के साथ जोड़ना होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है ये बात, क्योंकि अभी आप जो देख रहे हो एक प्रकार से ये जलवायु परिवर्तन का जो असर है हमारे सामने निकल के सामने आ रहा है। अगर आप पिछले आंकड़े उठा करके देखोगे कि 2014-15 का जो वर्ष था और हमारा 15-16 का वर्ष था वो ड्राउट कंडीशंस थी। अभी जो है हमारा 18-19 का वर्ष ऐसा आया, शुरू में एल नीनो कंडीशंस जो है वो वीक थी, एल नीनो वीक था, और उसके बाद ये कहा गया था कि जो 15 जुलाई के बाद से जो है वो नॉर्मल की स्थिति में आ जाएगा। और उसके बाद जो है हमारा अगस्त और सितंबर का महीना जो है अधिक वर्षा होने के, और वो बिल्कुल आंकड़े जो है हमारे बिल्कुल सही सिद्ध हुए हैं जो आईएमडी ने कहा था। लेकिन उसका हमारी फसलों पर जो है पूरे हद तक अगर हम पूरी बात करें तो उसका कोई विपरीत असर नहीं रहा है। जो मैं आज के आंकड़े देख रहा था, क्योंकि मैं जो वेदर वॉच कमेटी है मैं उसको चेयर करता हूं, तो उस वेदर वॉच कमेटी के जो आंकड़े मेरे सामने निकल करके आए आज तक की, अगर आप बिजाई देखेंगे तो 1062.7 लाख हेक्टेयर में एरिया में खरीफ के मौसम में अब तक जो है रोपाई बिजाई हो चुकी है। और जो अगर हम आप नॉर्मल कंडीशन देखेंगे तो 1063.2 लाख हेक्टेयर एरिया में तक हो जाना चाहिए था। तो हम लोग जो है लगभग जो है नॉर्मल के आसपास है। ये तो बात हो गई सोइंग की बात, रोपाई की बात। ये बिल्कुल रोपाई सही चल रही है, लेकिन कितना उसका विपरीत असर होता है कि ये आपका प्रश्न है। साथ में आप टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हो कि क्या हमें किस्में किस तरह की रहेंगी, उन किस्मों पर भी मैं बात करूंगा, वो भी उस पर भी बाद में आता हूं। लेकिन एक स्थिति का आकलन हम लोग पहले कर लेते हैं। तो स्थिति की आकलन जब आप करेंगे तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि जितना मैंने बताया एरिया तो कवर हो गया, लेकिन कुछ क्षेत्र, ये भी मैंने आज ही आकलन लिया है। तो आज ही जब मैंने 12 राज्यों से बात की तो 12 राज्यों से बात करने के बाद, चूंकि मैं पूरे देश की जो स्थिति है उसका आकलन हम जो है निरंतर रूप से करते रहते हैं, और अभी आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहे होंगे, न्यूज़ में भी आ रहा होगा, बिहार, यूपी, आसाम, ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर बाढ़ आ रही है। लेकिन कई बार हम लोग जो न्यूज़पेपर भी है वो अपनी चीज़ को अलग ढंग से कह करके प्रस्तुत करता है, लेकिन जब हम खेती की दृष्टि से देखेंगे तो अभी तक 12 राज्यों में जो है बाढ़ की स्थिति आई है, और 12 राज्यों से जो हमारा डिज़ास्टर रिलीफ फंड होता है उससे जो है एक सहायता लेने के लिए उनसे हम लोगों के पास मेमोरेंडम भी आए हैं। तो उसमें से जब हम लोगों ने सही ढंग से आकलन किया तो शुरू में जो बताया गया कि 12 से 13 लाख हेक्टेयर एरिया प्रभावित हुआ है, लेकिन उसमें जब देखा कि बाद में पानी रिसीड भी तो करता है, सब जगह पानी लगातार खड़ा नहीं रहता, पानी निकल भी जाता है। तो जब कुल हम लोग उस आंकड़े पर पहुंचे तो वो 2 से 3 लाख हेक्टेयर पर तक ही प्रभावित है। और वहाँ पर देखोगे कि फसलें किस तरह की प्रभावित हैं। कहीं जो है आप देखेंगे राइस प्रभावित है, तो राइस की जो है अवस्था पर निर्भर करता है कि वो किस अवस्था, जैसे डॉक्टर वीके सिंह ने भी बताया कि हमारी अवस्था क्या है। तो उसमें
कुछ अर्ली वैरायटीज़ हैं, मिड टर्म वैरायटीज़ हैं, लेट वैरायटीज़ हैं। तो जो लेट वैरायटीज़ हैं उनके लिए तो ये फ़ायदा करेगा, मिड टर्म के लिए भी कुछ हद तक जो है फ़ायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जो किस्में सही समय पर बोई गई थी, सही समय पर रोपाई की गई थी, जिसमें अभी फ्लावरिंग स्टेज में और उसका जो आप ग्रेन फिलिंग स्टेज में जब आ रही होंगी, वहाँ अगर पानी ज़्यादा टाइम तक खड़े रहता है तो नुकसान करता है। बाकी कुछ फसलें ऐसी हैं जो बहुत ही सहनशील हैं, अगर पानी ज़्यादा टाइम तक रुकेगा वो उसको नुकसान करेगा। जो भी दाल कुल की, मैं दलहनी ना कह करके दाल कुल की सब्जियाँ कहूँगा, दाल कुल की फसलें कहूँगा। दाल कुल इसलिए कहूँगा कि उसमें तिलहनी भी आती हैं, जैसे सोयाबीन है। सोयाबीन दाल कुल से संबंधित है, लेकिन उसमें पानी ज़्यादा समय तक खड़ा रहेगा तो वो नुकसान करता है। सबसे ज़्यादा नुकसान सोयाबीन सबसे ज़्यादा सहनशील फसल है, और बाकी उसके बाद से दूसरी फसलें आती हैं। तो उसकी एक पद्धति है, हम किसानों को अक्सर सलाह देते हैं कि जो ये रिज फ्रो मेथड है और जो ब्रॉड बेड मेथड है उस पर जो है उसकी बिजाई करें, उसको सोइंग करें। दूसरा जो है उसमें, अब ऐसी बात नहीं है, हमारा किसान भी चतुर है, किसान भी आज आकलन करके चलता है। और हम कहते हैं कि इस बार जो है बिजाई 10 दिन अगर हमारा मानसून लेट आया है तो किसान ने उसी तरीके से अपनी बिजाई को भी शिफ्ट किया है, क्योंकि हमारे पास एक सोइंग की जो विंडो है वो उपलब्ध थी, इसीलिए हमारी बिजाई हो पाई। मैं बता रहा हूँ जो 1062.7 लाख हेक्टेयर एरिया में बिजाई हो गई, जबकि हमारा नॉर्मल एरिया कितना होता है 1063.2। तो उसके कंपैरिजन में कोई कमी नहीं है, सिर्फ 52,000 हेक्टेयर एरिया तो कम हुआ है। तो 52,000 हेक्टेयर एरिया कोई मायने नहीं रखता, इतने बड़े क्षेत्र जो हम लोग कवर करते हैं। और वो जो उपज है वो हमें अधिक मिलेगी। वो क्यों मिलेगी, मैं उसका भी आपको उदाहरण बता देता हूँ। मैं उससे पहले एक चीज़ समझना चाहूँगा, जो आप बता रहे हैं कि इम्पैक्ट उस तरीके का नहीं होगा अगर दलहन या तिलहन की जो आप बात कर रहे हैं, क्या उन 12 राज्यों में मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार जैसे राज्य शामिल हैं आपके आंकड़ों में? बिल्कुल शामिल है। और अभी जो मैं बिहार की बात करते हो, अभी जहाँ आप देखोगे उसके करीब 14 जिले प्रभावित है। 14 में से भी फिर मैंने आंकड़ा लिया तो 11 जिलों में जो है खेती में नुकसान थोड़ा बहुत हुआ है। और मुश्किल से अगर उसमें देखा तो करीब उन्होंने बताया 15,000 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में नुकसान नहीं है। ये तो मैं बिहार का आंकड़ा बता रहा हूँ। आप यूपी की बात करोगे तो वो भी करीब 3 या 4,000 हेक्टेयर एरिया है। वो कुछ क्षेत्र ऐसे भी मुझे पता लगे जहाँ हमेशा सूखा रहता था, जो बुंदेलखंड एरिया, वहाँ तक भी कुछ क्षेत्रों में जो है बाढ़ का जो मध्य प्रदेश से लगता हुआ क्षेत्र, वहाँ भी बाढ़ की स्थिति कुछ जगह है। राजस्थान जहाँ हमेशा ड्राई रहता था वहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में है। लेकिन जो जितने भी हमारा अपलैंड खेती है उसको सबसे ज़्यादा फायदा मिला है। और हमारी जो बढ़वार स्टेज थी पौधों की, अलग अलग अवस्थाओं में बारिश का पानी मिलता रहा है, इसलिए पौधों की जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा है। और जो जितने भी उच्च क्षेत्र हैं, नीचे क्षेत्र में पानी भरा रहेगा उनको जरूर नुकसान करेगा, लेकिन उच्च क्षेत्र है तो उनको निरंतर रूप से पानी मिलता रहा है तो बढ़वार अच्छी है तो हमारी उपज भी होगी। अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो वो कंपनसेट होगा वहाँ पर, आपको इसका बहुत ज़्यादा उपज फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। पटनायक साहब, सवाल ये उठता है कि अगर किसानों के लिए जो मैं जानकारी है, हो सकता है गलत हो, आप बताएंगे इसको बेहतर, कि हम इस साल से या जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रेडिक्शंस की बात कर रहे हैं, अलर्ट जारी करने की बात कर रहे हैं, मानसून देरी से आएगा या कब किस तरीके की बारिश, इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या एडवांस जो अलर्ट है वो कितने दिन पहले तक, क्योंकि किसान की बुआई से शुरू करके उसकी कटाई तक अगर उसे जानकारी मिलेगी तो शायद बेहतर तरीके से प्लान कर पाएगा। एक तो हम हर स्केल में मानसून को फोरकास्ट हम देते हैं। हर स्केल के मतलब आपको जो पता होगा कि अप्रैल में हम सीजनल फोरकास्ट का एक देते हैं। जैसे सीजन आते रहते हैं, 15 मई को हम मानसून ऑनसेट के बारे में बताए जाते हैं, तो ऑनसेट डिले होगा ये उसी टाइम में बताया गया। एंड इसी के लिए जो विद इन द सीजन, मतलब सीजन के अंदर बहुत सारी वेरिएबिलिटी है जो कि इंट्रा सीजनल वेरिएबिलिटी बोलते हैं, उसको एड्रेस करने के लिए हम हर हफ्ते में 2 दिन डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरकास्ट देते हैं 5 दिन के लिए, एंड 2 वीक का एक एग्रीकल्चर के लिए आउटलुक भी देते हैं हर वीक में। तो हमारे डिफरेंट मॉडल्स जो है ये सब प्रोडक्ट जनरेट करता है। मेरा सवाल ये कि क्या हम स्टेट वाइज मॉनसून जब शुरू होता है उस वक्त के हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं या एडवाइस दे सकता है मौसम विभाग अलग अलग राज्यों को कि इस राज्य में इस साल बारिश का लेट शुरुआत होने जा रही है या देर तक रहेगा या बारिश कम हो सके, ताकि वो उस राज्य के किसान अपनी फसल का जो बुआई है या क्या बोना है, कौन सी वैरायटी इस्तेमाल करनी, उसको प्लानिंग कर सकें? हाँ, ये हमारा जो फोरकास्ट है इसी डायरेक्शन में काफ़ी मतलब यूजफुल होता है। जैसे कि मैंने बताया, पहला हमारा फोरकास्ट होता है ऑनसेट, जो कि बिगिनिंग है। मान लीजिए वो बिगिनिंग फोरकास्ट जो है मिडिल ऑफ मई में हम दे देते हैं, तो मानसून जब केरल में आएगा उसके आगे ही नॉर्थ में प्रोसीड करेगा। तो जब पहला डिले हो गया बोल के फोरकास्ट में आ गया तो एक ये तरह के एक इंडिकेशन मिल गया सारे राज्यों के कि मानसून में डिले हो जाएगा। तो ये ऐसा
जैसे मानसून जून के आसपास आ गया कि ऑनसेट हो गया, फिर हम 15 दिन का फिर फोरकास्ट देते हैं। तो डिले ऑनसेट एंड डिले जो ट्रांजिशन है वो सारा टाइम टू टाइम हम फोरकास्ट देते हैं, जो कि हम एग्रो एडवाइजरी फॉर्म में देते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट उसको काफ़ी तरह से यूज करके अपना जो प्लानिंग है, कॉन्टीजेंसी प्लानिंग है, उसको यूज करके खेती में काम करवाते हैं। ओके राज साहब, क्योंकि एग्रीकल्चर में खासतौर पर खेती को लेकर भले ही हमने तकनीक या फिर पानी की ज़रूरतें हों, लेकिन एक बड़ा हिस्सा अभी भी है देश में किसानों का जो कि मानसून पर निर्भर है, जिनकी खेती, उनके लिहाज से इस तरह के एडवांस सिस्टम या अलर्ट या फिर कहूँ कि मैं प्रिपरेशन के लिए शुरुआती तौर पर उन्हें जानकारी देना कितना अहम हो सकता है और कितना और बढ़ाने की ज़रूरत है इसे? नहीं, ये चीज़ें बहुत ही अहम है, क्योंकि किसान जो इसी बात पर प्लानिंग करता है कि कब बारिश होगी, उसके आधार पर उसकी सोइंग होती है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, सरकार ने अब क्या कर रखा है कि हर ज़िले में हफ्ता में 2 दिन जो है मैसेज दिया जाता है कि उस मौसम कैसा रहने वाला अगले 5 दिन के लिए। और हर जिले में एक एडवाइजरी सर्वे बनी हुई, कमेटी बनी हुई है, जिसमें कि जो एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट जो वहाँ काम कर रहे हैं उसको एनालाइज करके बताते हैं किसानों को इस समय हमें फसल में किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह से हम अपनी फसल को इससे बचा सकते हैं। कोई अगर नुकसान हो रहा है और लाभ में होता है तो कैसे लाभ हम ले सकते हैं और किस प्रकार से हमें आगे करना चाहिए। तो इसका बहुत ज़्यादा किसानों को फ़ायदा मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। और ये अच्छी बात रही इस बार भी कि हमने किसानों को सही एडवाइजरी जो देते हैं उससे किसानों को अच्छी फसल मिल रही है। और आपने देखा होगा कि इस बार कहीं पे भी ऐसी कोई समस्या नहीं है कि यहाँ पे इस कीट का बहुत भयंकर प्रकोप हुआ है, यहाँ पे इस बीमारी का बहुत भयंकर प्रकोप हुआ है, ये ऐसा है। तो ये सब चीज़ें मिटिगेट जो हो रही हैं ये मौसम की वजह से और जो हमारी सही एग्रो एडवाइजरी जा रही है उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसकी और अच्छी अगर हम सटीक दे सकें जानकारी कि कौन से महीने में कितनी बारिश होने वाली है, तो हमारा किसान इस बात में या किसान या वैज्ञानिक ये बता सकता है कि आपको इस फसल की कौन सी किस्म लेनी चाहिए, जिससे और किस समय इसकी रोपाई करनी चाहिए, किस समय इसकी बुआई करनी चाहिए, जिससे कि हम उस जो भारी बारिश वाला टाइम है उसको भी हम यूज़ करके और एक लाभ उसका कमा सकें हानि के बजाय। जैसे डॉक्टर मल्होत्रा ने भी बताया कि अगर हम सही समय पर सही बारिश आती है तो किसान को ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इसका प्लानिंग जो है उसी बेस पे होगी कि जिस बेस पे हमें जो वेदर फोरकास्ट मिलेगा उसी बेस पे अगर प्लानिंग होगी तो किसान को लाभ मिल सकता है और ज़्यादा लाभ मिल सकता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि साइंस की वजह से आज हमें जितनी हानि होने की संभावना होती है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि किसान सही फसल का चुनाव करता है और चुनाव करने के बाद में आज हमारे पास कुछ ऐसी फसलें भी हैं जो 55 से 60 दिन में तैयार हो जाती हैं। अगर कहीं पे भी हमें विंडो दिखाई देती है तो वहाँ पे उस फसल पे किसान चला जाता है। जैसे एक मूंग की फसल है, अगर मानसून देरी से आ रहा है और कम बारिश आ रही है तो भी हम 60-65 दिन में मूंग की अच्छी फसल ले सकते हैं। इसी तरह से बाजरा, मक्का है, इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। कहाँ 80 दिन में तैयार हो जाती है, कोई फसल हमें 120 दिन लेती है। तो हमें उसको एडजस्ट करने में बड़ी आसानी रहती है। और जैसे कि डॉक्टर वीके सिंह ने भी बताया आपको कि हमें बेड प्लांटिंग वाली जो मेथडोलॉजी है ये बहुत अच्छे काम आ रही है। और किसानों ने जो लेजर लेवलर को अपनाया है इससे हम लोग ठीक से प्लानिंग कर सकते हैं और पानी की बचत कर सकते हैं। और हमारी जो ड्रेनेज व्यवस्था है उसको भी ठीक करने की वजह से हम ऐसी जो हानियों से बच जाते हैं और किसान जो आज अच्छी फसल ले रहा है। और आज हम जो ऑप्टिमिस्टिक हो रखे हैं वो इन्हीं बातों पे हो रखे हैं कि हमारी तकनीकी और किसानों को सटीक जानकारी के आधार पे। डॉक्टर मल्होत्रा की जिस तरीके से मानसून या जलवायु परिवर्तन मैं कहूँ जो भी बदलाव है उसका कृषि पर कोई ख़ास असर न पड़े, या मैं कहूँ कि उसी बदलाव को किसान फ़ायदे के तौर पर इस्तेमाल कर पाए, किस तरीके से नई और टेक्नोलॉजी की तरफ फोकस हो रहा है, क्या नई वैरायटीज़ और उसका किसानों तक कैसे पहुंचाने की प्रयास हो रहे हैं? हाँ, इसके लिए हमारे पास एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है। आप जानते हो कि हमारे पास देश में इतना अच्छा नेटवर्क है जिससे कि एक्सटेंशन के माध्यम से जितनी भी जानकारी है वो किसानों तक पहुंचती है। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र है, इस प्रकार के लगभग 640 से भी ज़्यादा जो है हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र हैं पूरे भारतवर्ष में जो फैले हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो है एक आत्मा प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट जो है, जिसमें हमारा जो एक सिस्टम है उसके माध्यम से राज्य सरकारें जो है जो जानकारी है वो किसानों तक पहुंचाती है। लेकिन मैं एक बात साथ में ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि तकनीक तो है हमारे पास। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को मैं बधाई देता हूँ कि हमारी बहुत सारी ऐसी नई किस्मों का विकास हुआ है और फार्म बेस्ड एडवाइजरी जो है, वेदर बेस्ड एडवाइजरीज जो बनी है उस तरह की एडवाइजरीज जो है आगे किसानों को पहुंचती है। और जैसे IMD का भी अगर आप देखेंगे तो वेबसाइट के ऊपर जो है इस प्रकार की एडवाइजरी जो उन्होंने रिसर्च सेक्टर की मदद से बनाई है उसको जो है वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। तो हमारा एक्सटेंशन सिस्टम पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, अब जो है हमारा जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है डिजिटलाइजेशन इन एग्रीकल्चर। अगर आपको याद हो अभी जो पिछला बजट था जिसमें ये एक तरह का
कहा गया, एक निर्णय ले गया कि 2 करोड़ किसानों को जो है उसमें जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, डिजिटलाइजेशन को प्रयोग करें। तो डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और भारत सरकार के भी बहुत सारे अनूठे प्रयास हैं, जिसमें मैं एक बात जरूर साझा करना चाहूँगा यहाँ पर कि पता रहे। तो हम लोगों ने एक पायलट प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसमें हम वेदर बेस्ड एडवाइजरीज किसानों को जो है प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए हमने अभी 4 जिले चुने हैं, क्योंकि पायलट टेस्टिंग है। तो पायलट स्केल पर जो हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो एक माइक्रो लेवल पर, सूक्ष्म स्तर पर, गांव के स्तर पर जा करके ये पता दिया जाएगा किसान को कि आपके यहाँ पर मॉइस्चर कंडीशन क्या है, आने वाले थोड़े से समय में ही जो माइक्रो लेवल पर वेदर कंडीशंस कैसी रहने वाली हैं, उनको किस तरह की एडवाइजरीज की ज़रूरत है, वो साथ के साथ उनको पास ऑन की जाएगी। तो इस तरह के जो हमारे 4 जिले हैं, एक जैसे राजकोट गुजरात में, वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश में, इसके बाद नांदेड़ महाराष्ट्र में और भोपाल मध्य प्रदेश में, ये 4 हम लोगों ने पायलट स्केल पर IBM की मदद के साथ हम लोगों ने ये एक प्रोग्राम शुरू किया है और इसके रिजल्ट्स अभी आने शुरू हो जाएंगे। अगर इसमें सफलता मिलती है तो हम पूरे देश में जो है उस पर लागू करेंगे, जिससे कि एडवाइजरी समय रहते किसानों को जो है मिलती रहे और वो उसी तरह से अपना निर्णय ले और खेती में उसी प्रकार। डॉक्टर विनोद, एक आखिरी चाहूँगा आपका कंक्लूडिंग रिमार्क कि जिस तरीके से हम सब कुछ बदल रहे हैं, एक सेक्टर जो बचता है, जो फील्ड बचता है, इसका पहलू बचता है, वो ज़्यादा आमदनी नई फसलों के साथ, या फिर मैं कहूँ कि जो परंपरागत फसलें उससे हट करके उस दिशा में कितना किसान अपने आप को बदल पाया है या नई फसल की तरफ बढ़ पाया है? देखिए, जहाँ तक नई फसलों की बात है, इसके बहुत सारे आयाम विकसित किए गए हैं और बहुत सारे किसान इसको प्रयोग में भी ला रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर धान गेहूं एक बहुत महत्वपूर्ण फसल चक्र है उत्तरी भारत में, लेकिन वैज्ञानिकों ने बहुत पहले से सोचा कि इसको अस्थायी कैसे बनाया जाए, इसकी उपज बनी रहे, मृदा का स्वास्थ्य बना रहे और लाभ ज़्यादा मिले। तो यहाँ पर ये सोचा गया कि अगर दलहनी फसलों का समावेश किया जाए, तो दलहनी की फसलों के समावेश धान या गेहूं, चूँकि समावेश में स्टेबल फूड क्रॉप हैं, तो ये मुश्किल था। तो गर्मी की जायद की फसल के रूप में मूंग का, जो कि अभी बताया इन्होंने कि 65 दिन में तैयार हो जाती है, उनका समावेश निर्धारित किया गया। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में असामयिक बरसात या सूखा पड़ने की स्थिति लगातार देखी जाती है, वहाँ पर किसान भाई अंतर्वर्ती फसल, जिसको इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, वो लेते हैं, उससे ज़्यादा आमदनी मिलती है। इससे के अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल बेबी कॉर्न की है, मक्का की, जो कि कभी भी साल भर में आप उगा सकते हैं और 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है, उससे बहुत ज़्यादा आमदनी मिल जाती है। नए तरीके के फसल को आप अपनाकर, यानी कि किसान मौसम की मार से न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि उसका फायदा उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।